नमस्कार दोस्तों। हमें तकरीबन एक साल हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए, जहां हमने हर हफ्ते एक वीडियो बनाया है ऑन रेज्यूमे बिल्डिंग, जॉब सर्च, लिंक्डइन प्रोफाइल मेकओवर और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और अपनी नॉलेज को शेयर किया है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ नए और महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने लाएं, जिससे आपको जॉब के लिए तैयार होने में मदद मिल सके। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इन विषयों पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय ली जाए। इसलिए हमने ये नई श्रृंखला शुरू की है ट्रू इंटरव्यूज की, जहां पे हम एचआरस और इंडस्ट्री लीडर्स को इंटरव्यू करेंगे और उनसे जानेंगे कि जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो कैंडिडेट्स में क्या देखते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे बहुत पुराने मित्र और भारत के नंबर 1 बिरयानी ब्रांड्स बिरयानी बाई किलो के हेड एचआर मिस्टर मोहसिन सैफी जी। और हम तहे दिल से मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पे समय निकालने के लिए। और हम इनसे बातें करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जा सकती है, और इनके एक्सपीरियंस से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एचआर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं या फिर किसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अंत में जानेंगे कि बिरयानी बाई किलो में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी यहाँ पे आने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं अपना ये सवालों का सफर, जिससे हम व्यूअर्स को इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तैयारी कराई जा सके। श्योर। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और जो लोग एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आपसे प्रेरणा ले सके। तो जर्नी मेरी स्टार्ट होती है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला से। छोटा शहर है काशीपुर। आई एम सन ऑफ बिजनेसमैन। और पिताजी का यही था कि हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएं, बट मेरे बड़े भाई, उनका इंटरेस्ट बिजनेस में ज़्यादा था। सो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एल्स अदर देन बिजनेस, कुछ हटके करते हैं। तो हम 3 भाई और एक छोटी सिस्टर, 4 भाई बहन हैं हम लोग। छोटे से परिवार में सोर्स ऑफ अर्निंग एक ही था, पिताजी का बिजनेस। इन्वॉल्वमेंट बड़े भाई का ज़्यादा होने की वजह से मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अलग हटके करना है, तो क्यों ना दिल्ली चला जाए। एक छोटे शहर में छोटे बच्चों की सोच छोटी ही होती है और गाइडेंस भी कम मिल पाता है। तो बड़े शहर में आने से सोच बड़ी होती है, सपने बड़े आप देख सकते हो। बिल्कुल। और एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए भी लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल। सो 2003 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैं दिल्ली आया। दिल्ली में एक कॉल सेंटर मैंने ज्वाइन किया। कॉल सेंटर ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मैं मेट्रो सिटीज़ के बच्चों से बहुत पीछे हूँ। यहाँ दुनिया बहुत तेज़ चल रही है और मैं 60 की स्पीड में दौड़ रहा था, दुनिया 100 की स्पीड में दौड़ रही थी। तो यहाँ की स्पीड, कंपटीशन, वो एक स्पिरिट अंदर पैदा हुई। फिर मन में आया कि क्यों ना और बड़ी पोजीशन पे जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा या तो डिप्लोमा या डिग्री, कोई ऐसा कोर्स चुना जाए जिससे एक बड़ी पोजीशन आगे आसानी से हासिल की जा सके। तो थोड़ा सा गाइडेंस मुझे दिल्ली आके मिला कि एमबीए उस दौर में बड़ा मतलब एक चाव होता था लोगों का कि हमें एमबीए करना है। एमबीए करके एक बड़ी मैनेजमेंट पोजीशन बच्चे को आसानी से मिल जाती थी। बिल्कुल। तो 2003 में जब एमबीए का दौर था, उसी समय मैंने भी डिसाइड किया कि एमबीए करना है। और ग्रेजुएशन में जो प्रोफेसर डॉक्टर मामचंद शर्मा, जो भी प्रधानाचार्य हैं डिग्री कॉलेज में, उन्हीं के थ्रू थोड़ा गाइडेंस मिला। यूनिवर्सिटी, एक 5 यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में थी उस समय, उनकी एक विज्ञप्ति अखबार में आई और कैट मैट में दे नहीं पाया था। ग्रेजुएशन का आखिरी साल था, तो साल आगे खराब भी नहीं करना था। तो उन्होंने कहा कि कैट मैट नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, इस यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। अच्छा। आप प्रिपेयर करो और आपका आसानी से एमबीए की शुरुआत इसी साल से हो सकती है। बहुत तो बढ़िया। उनके बच्चे तैयारी कर रहे थे, साथ में मैं भी जुड़ गया। अच्छा। और लकीली वो एंट्रेंस मैंने क्लियर किया और कट ऑफ 90 गया और मैं 92 पे था। एंड प्रोफेसर मामचंद शर्मा भी बहुत खुश हुए कि आपने इतने कम समय में इतना बड़ा एंट्रेंस टेस्ट, जो भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी का है, वो कैसे क्रैक कर दिया। मेरे घर वालों को विश्वास नहीं हुआ। तो बड़ा, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में पहला वो था
एंड देन मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद रेड टेप कंपनी से अपनी शुरुआत की करियर की। थर्ड सेमेस्टर था और एक रिसोर्ट में मेरी मुलाकात रेड टेप के ओनर तौसीफ मिर्जा जी से हुई, जो डायरेक्टर हैं अच्छा। और पूरा रेड टेप रिटेल का बिजनेस लीड करते हैं इंडिया में। ओके। उनके थ्रू मेरा इंटरेक्शन हुआ विद रेफरेंस एंड लकली मेरे को एक एचआर ट्रेनी के रूप में उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। एचआर ट्रेनी से सेम ऑर्गेनाइजेशन में विद इन 16 मंथ मेरे 3 प्रमोशन हुए और मेरा काम उनको इतना पसंद आया कि वहाँ सब कुछ मैनुअल होता था। इवन दो मैंने स्टेटरी कंप्लाइंसेस, रजिस्ट्रेशन, पीएफ का, ईएसआई का फर्स्ट टाइम किया था। पहली दफा करियर में ये सब चीजें कर रहा था तो बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, पैन कार्ड क्या होता है, डेफिनेशन मुझे ईएसआई पीएफ की पहली जॉब में समझ आई कि सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं होता है, एचआर में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आपको करना पड़ता है अदर देन रिक्रूटमेंट। तो फिर पेरोल में इंगेज हुए क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही पेरोल टीम कोई होती नहीं है, एचआर कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने अपने हाथ से पेरोल फॉर्म 12, फॉर्म 14, 3A, 6A जो अब कंप्यूटराइज्ड हो चुका है ऑलमोस्ट जी, वो सब हाथ से किया। पहली जॉब मेरी बहुत ही यादगार रहती है क्योंकि विद इन 16 मंथ मेरे 3 प्रमोशन हो गए थे और डायरेक्ट मैं फाउंडर को रिपोर्ट कर रहा था वहां। तो उसके बाद फिर बड़े शहर बड़े सपने, लिमिटेड नहीं रखा अपने आप को, शहर छोड़ा, छोटा शहर छोड़ के बड़े शहर में आए, मेट्रो सिटी में आए। तो यहाँ आके एहसास हुआ कि बड़ी पोजीशन पे जाना है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और फिर माँ के आंसू, पिताजी का बिजनेस, दोनों को छोड़ के दिल्ली आए। अकेले यहाँ पे अपने हाथ से रोटियां बनाई, कभी कभी बिना खाए भी सो जाते थे क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था। एक दोस्त था, उसका सहारा मिला, पार्टनरशिप में हम लोगों ने एक रूम लिया एंड देन यहाँ से फिर रेड टेप का एक्सपीरियंस और उस दोस्त का साथ भारतीय वॉलमार्ट तक ले आया। वॉलमार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट रिटेल फर्म इन द वर्ल्ड। तो वहां जाके प्रोसेसेस की बड़ी नॉलेज मिली क्योंकि प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत कुछ सीखने को वहां से मिला। तो शायद जो पहली जॉब रेड टेप में मैं नहीं सीख पाया प्रोसेसेस के बारे में या उतना मेट्रो सिटीज का लाइफस्टाइल एंड प्रोसेसेस जो वॉलमार्ट की यूएस में सेट है, एक सेम प्रोडक्ट आपका किस लोकेशन पे कहाँ रखा है वो एक गन से पता चल जाता था स्कैन करने से। तो मेरे लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मेरे को सीखने को मिला। एंड देन फिर उसके बाद मैंने डोमिनोज ज्वाइन किया। डोमिनोज में एज एन सर्कल हेड एचआर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, वेयर एज आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एचपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब बेल्ट। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद पहला इंटरेक्शन मेरा सुनील श्रीवास्तव जी से हुआ, हु यूज्ड टू सिट इन नॉर्थ रीजनल ऑफिस। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस टेरिटरी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं। सो ही सेड कि इस टेरिटरी का सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ के स्ट्रेचरी नोटिसेस। तो वहाँ पे एक नोटिस फैक्ट्रीज एक्ट के कमिश्नर एंड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के थ्रू आते रहे सीरीज एक बन चुकी थी नोटिसेस की और वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। उन लोगों का ये कहना था कि आप ये जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लाइसेंस लेके आउटलेट चला रहे हैं, एक्चुअल में जो मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे फैक्ट्रीज एक्ट में आते हैं। तो उनका ये बार बार इंसिस्ट करना था नोटिस के थ्रू कि आप फैक्ट्रीज एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन कराइए। अच्छा। और कंपनी ये नहीं चाहती थी क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस है, 1200 से ज्यादा आउटलेट है। अगर एक आउटलेट हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर क्रॉस द नेशन सबको कराना पड़ेगा। दैट वाज अ ह्यूज टास्क फॉर मी टू क्लोज दैट नोटिस। एंड फाइनल नोटिस जो आया वो मिस्टर श्याम भारतीया के नाम आया। तो आई पर्सनली वेंट टू जालंधर एंड मेट विद द कमिश्नर इन फैक्ट्रीज एक्ट ऑफिस। उनसे बातचीत की और पुराना एक्सपीरियंस एंड जो भी काम किया था स्ट्रेचरी का वो फिर काम आया और वहाँ पे हाथ जोड़ के विनती की कि साहब नौकरी का सवाल है, नोटिस क्लोज करना है, बताइए सर क्या किया जाए, क्योंकि हम पूरा अक्रॉस द नेशन तो इसको नहीं कर सकते, बहुत बड़ा टास्क। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बातचीत के थ्रू नोटिस क्लोज हुआ और वहां से पूरी सर्कल हेड की जो पोजीशन, छोटी सी पोजीशन थी, बट उस पे ये नोटिस क्लोज करने से पूरे कॉर्पोरेट में मेरा नाम हो गया। नाम हो उसके बाद सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, बहुत बढ़िया। एंड धीरे धीरे फिर डोमिनोज की जर्नी मेरी समाप्त हुई। मुझे एक अपॉर्चुनिटी बिरयानी बाई किलो से आई, जहां मैं फाउंडर मिस्टर कौशिक रॉय एंड को फाउंडर मिस्टर विशाल जिंदल से मिला। उन लोगों ने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, विश्वास दिलाया ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि अभी सेटअप छोटा है, कंपनी छोटी है, हम लोग बहुत छोटे हैं आपके सामने, बट जो बातचीत करने का तरीका था उनका, इतना हम्बल है वो दोनों बातचीत में कि मैं उनको मना ही नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे शब्दों पे तो आप ट्रस्ट कीजिए, एक दिन हम बहुत बड़ी कंपनी बनेंगे। आज हमारे 8 आउटलेट हैं, आप हमको ट्रस्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हम इसको 100+ की कंपनी बनाएंगे, यूनिकॉर्न बनाएंगे आने वाले समय में। सो वो उनका विजन, उनकी बातों पे मेरे को इतना विश्वास हुआ और मैंने उस जर्नी को ज्वाइन किया, क्योंकि डोमिनोज में भी मेरी लाइफ डेली रूटीन हो गई थी, प्रोसेसेस सेट हैं, एक बड़ी कंपनी है। वॉलमार्ट में भी बड़ी कंपनी थी, सेट प्रोसेसेस थी। तो सेट प्रोसेसेस में और अच्छी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में काम किया था, स्टार्टअप एक्सपीरियंस कभी लाइफ में था नहीं। तो सोचा कि क्यों ना इस स्टार्टअप को ज्वाइन किया जाए, चैलेंजिंग प्रोफाइल मिलेगा, डेली रूटीन में बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, नई नई चीजें आती थी। वहाँ गए तो स्क्रैच से हमने चीज़ों को स्टार्ट किया, फॉर्मेट नहीं थे असेसमेंट के, एचआर रिक्रूटमेंट फॉर्म बनाया, देन पॉलिसीज बनाई, एचआर हैंडबुक बनाई, फिर लीव की पॉलिसी बनाई, लीव का कैलेंडर बनाया, देन सिस्टम को इन प्लेस किया, एचआर सॉफ्टवेयर लेकर के आए। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने फॉलो की कंपनी के अंदर, पेड वेकेशन पॉलिसी कहीं नहीं है, हमने यहाँ पे उसको लॉन्च किया। फिर पूरे भारत में आज 100 से ज़्यादा आउटलेट इस कंपनी के हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। और 4 साल लकीली मुझे भी हो चुके हैं। करियर की शुरुआत इस कंपनी में मैंने सीनियर मैनेजर एचआर एंड ट्रेनिंग की थी, एंड पिछले 4 सालों में 2 प्रमोशन होने के बाद आज मैं एवीपी एचआर क्या बात, के लेवल पे हूँ और हेड कर रहा हूँ बिरयानी बहुत बाई। बढ़िया। बहुत बहुत आई थिंक प्रेरित करने वाली स्टोरी है, और किस तरह आपने अलग अलग रोल को बखूबी निभाया। और उस समय बिरयानी बाई किलो ज्वाइन किया जब मुझे तो पहली बार पता चला है जी, अब केवल 8 स्टोर थे उस समय सिर्फ 8, और आज कितने हैं? आज 100+ हमारे स्टोर है बिरयानी बाई किलो के, बहुत बढ़िया। प्लस 2 रीजनल ब्रांड भी हमने एक्वायर किए हैं। अच्छा, गोयला बटर चिकन एंड गेट अवे अ डेजर्ट ब्रांड, तो अच्छा। शार्क टैंक से फंडिंग भी हुआ है। वाह, तो उनका पूरा मास्टर फ्रेंचाइजी राइट इन इंडिया हमने लिया है गोयला बटर चिकन का। 70+ आउटलेट उनके भी हो चुके हैं, दोनों ब्रांड। क्या बात है, क्या बात। तो आई थिंक बिरयानी बाई किलो अभी तो नंबर 1 बिरयानी ब्रांड होगा, यू कैन से दैट, क्योंकि हम मार्केट लीडर हैं। अभी कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज प्रीमियम बिरयानी चेन का प्रीमियम बिरयानी आउटलेट 100 क्रॉस नहीं कर पाया है। और जितने लोगों से मैंने सुना है, मतलब मैं तो बोलूंगा ही कि बेस्ट है, बट जितने लोगों से मैंने सुना है अबाउट दी ब्रांड, वो हमेशा ही कहते हैं कि वो तरीका, वो प्रेजेंट करने का तरीका और वो पूरा फील एक स्पेशल सा, और वो हांडी में देना और सारी चीजें, आई थिंक वो अमेजिंग है। जब तक वो पैशन के साथ ना किया जाए तब तक वो चीज नहीं आएगी। और जिस तरीके से आपको जोड़ा, और आपने जिस तरीके से पैशन के साथ टीम को बिल्ड किया, और मतलब 8 स्टोर से आज 100 से ज्यादा स्टोर तक, मोर देन 10 टाइम्स यस, इट हैज ग्रोन इन 4 years। जर्नी बहुत अमेजिंग रही है बिरयानी बाई किलो के साथ। अभी 4 साल पूरे हो गए हैं, और फैब में आई एम गोइंग टू कंप्लीट 5 years विद यू। क्या बात है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्यू क्वेश्चंस। तो सर बहुत बढ़िया जर्नी, मुझे तो बहुत ही मजा आया ये आपकी जर्नी सुन के, और इतना एक्साइटिंग, और व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, लोग प्रेरणा लेंगे इससे। तो जब आप हायर करते हैं किसी कैंडिडेट को, चाहे आप अपने डिपार्टमेंट के लिए करिए या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए करिए, चाहे कॉर्पोरेट के लिए करिए या रेस्टोरेंट के लिए करिए, तो क्या कोई सिमिलर स्किल या सिमिलर एटीट्यूड या कुछ ऐसी खासियत आप देखते हैं, या अलग अलग रोल के लिए अलग अलग खासियत, कैसे पहचानते हैं कि यार ये कैंडिडेट जबरदस्त है?
तो जैसा आपने कहा कि अलग अलग रोल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली इंटरव्यू के लिए दो ही राउंड किए जाते हैं। पहला टेक्निकल होता है, दूसरा बिहेवियरल होता है। सो मोस्टली एचआर जो देखता है कैंडिडेट में, वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स देखता है। बिहेवियरल में हम सबसे पहले देखते हैं कैंडिडेट का एटीट्यूड। एटीट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आप एक जॉब प्रोफाइल में होते हैं और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आपका पूरा सर्कल पॉजिटिव हो जाता है। इफ यू थिंक पॉजिटिव, यू विल पुट पॉजिटिव एफर्ट्स। बिल्कुल व्हेन यू विल पुट पॉजिटिव एफर्ट्स, यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। बिल्कुल। और जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन इज देयर। सो अगेन वो सर्कल पूरा इसी तरीके से चलता है। तो पहला तो हम देखते हैं एटीट्यूड, एंड दूसरा अगर क्वालिटी की बात करें, दूसरी कोई खासियत की बात करें, तो कैंडिडेट में देखा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। वेदर ही और शी इज कंफर्टेबल विद आवर काइंड ऑफ सेटअप। क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि एक बड़ी कंपनी में काम करना है। बहुत से लोग स्टार्टअप को ज्वाइन नहीं करना चाहते। एक डर होता है कि कहीं नौकरी ना चली जाए। जॉब सिक्योरिटी को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं कुछ लोग। तो वो माइंडसेट को भी रीड करना पड़ता है कि अगर आप बड़ी किसी कंपनी से हायरिंग कर रहे हैं, कैंडिडेट ला रहे हैं, तो वो आपके कंपनी में एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहता कि 4 साल 5 साल कंपनी में रुकना चाहिए, बट एटलीस्ट 2 साल 3 साल का समय कंपनी को देना चाहिए, ताकि आप में जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और आपने जो समय कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो दोनों को विन विन सिचुएशन में लाके खड़ा करता है। तो 2 साल एक सफिशिएंट टाइम होता है जहां एम्प्लॉयर आपको अच्छे से असेस कर सकता है और एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर से डिमांड कर सकता है। करेक्ट। सो इफ यू हैव टैलेंट, और वहां पे जब बात आती है तो कंपनी आपको सब कुछ दे देती है। बिल्कुल 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 सही। तो अगर आप किसी का एटीट्यूड कैसे जज करते हैं कि यार इसका एटीट्यूड सही नहीं है, मतलब कोई कुछ एग्जांपल दे सकते हैं रिसेंटली आपको हुआ हो कि यार इसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, ऐसा कैसा लगा आपको? सो एटीट्यूड बेसिकली आपको सिचुएशन कैंडिडेट को देनी होती है, और सिचुएशनल क्वेश्चन ही आपको देकर कैंडिडेट को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी एम्प्लॉइज को बोला कि आपका जॉब प्रोफाइल 9 to 5 होने वाला है, एंड आपको स्ट्रिक्टली इस रूटीन को फॉलो करना है। 9 to 5 आप ऑफिस में ही रहेंगे, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, एंड ऑल लंच ब्रेक होता है, उसके बाद ब्रेक नहीं होगा। तो आप इस सिचुएशन में काम कर पाओगे? तो अगर तो नीडी होगा तो वो वैसे ही पॉजिटिव वे में आपको जवाब देगा कि हाँ जी सर, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। तो जब आंसर इतना कैजुअल हो, या तो बहुत ही कैजुअल आंसर हो कि हाँ सर कर लूंगा, तो आपको समझ आ रहा है कि इसको जॉब नौकरी की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उस सिचुएशन में समझ आ जाता है कैंडिडेट का बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर देख करके उसकी बॉडी लैंग्वेज को, कि ये कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है, शायद इसीलिए बोल रहा है। बट जब आपको और आगे उसको पुश करते हो और बोलते हो कि भाई आपको वीक ऑफ हफ्ते में एक ही मिलेगा, हमारा 5 डे वर्किंग नहीं है, 5.5 है, फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे आप ऑफ ले सकते हो, दैट्स टू आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम योर रिपोर्टिंग मैनेजर, तो वो शायद ब्लास्ट करे। तो कोई सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं कि किसी भी तरीके से एक बनावटी पर्सनालिटी जो वो बना के बैठा है वो बाहर निकल जाए, उससे बाहर निकल जाए और ब्लास्ट करे। तो उसी ब्लास्ट होने का इंटरव्यूअर वेट करता है। तो अगर तो वो बनावटी पर्सनालिटी होती है, ब्लास्ट हो जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है। और अगर बंदा जेन्युइन है, बात आपसे जेन्युइन कर रहा है, सच बोल रहा है, तो वो इन हो जाता है, उसका सिलेक्शन फॉर श्योर आसानी से हो सकता है। तो जब आप उसके ऊपर सिचुएशन डालते हैं तो कई बार कोई एक्स्ट्रा ऐसी सिचुएशन बना के भी देते हैं कि यार जब किसी ने बोला कि आपको 8 घंटे काम करने हैं, आपने बोला हाँ, तो फिर आप कभी एक्स्ट्रा भी वो बना के बोलते हो कि 12 घंटे भी करने पड़ सकते हैं, बिल्कुल, या 7 दिन, तो मतलब ऐसा भी करते हैं कि बस निकलवाने के लिए कि कितना हुआ। बिल्कुल, क्योंकि वो ऑरा क्रैक करने के लिए हमें थोड़ा सा हट के सवाल करने पड़ेंगे, थोड़ा सा उसको पुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है। सो इंटरव्यूअर के पास
15 से 20 मिनट होते हैं कैंडिडेट को ऑब्जर्व करने के लिए। हम्म, तो इसीलिए उस 15 से 20 मिनट में पूरे इंसान को रीड करना Read मुश्किल काम है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी उसे पूछे जाते पर ये तो मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट या रीजनल लेवल पे ज्यादा रेलेवेंट है कि मतलब वो एटीट्यूड और वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। बट आज की जो नई युवा पीढ़ी या आप यहाँ के लिए लिखिए जो ब्रेड एंड बटर के लिए काम नहीं करते हैं या जिनको हम बोलते हैं कि जो बेस्ट टैलेंट है आज की डेट में, जिनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, और कॉर्पोरेट में किसी खास रोल के लिए अगर आपको ऐसा चाहिए मार्केटिंग या उसके लिए, हैं। और लोग थोड़े फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट चाहते हैं आज की डेट में, तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉर्पोरेट में भी ऐसा ही सिमिलर कल्चर है कि उनको फिर अलग तरीके से रीड करते हैं? नहीं, कॉर्पोरेट में जितने भी लोगों की हायरिंग होती है, ऑब्वियसली उनके लिए क्वेश्चन डिफरेंट होता है, हम्म, क्योंकि एस्पिरेशन बहुत हाई होती है। कॉर्पोरेट में आपको अगर टैलेंट को रिटेन करना है हम्म, तो थोड़ा डिफरेंस रखना होगा ब्लू कॉलर्स और मिड मैनेजमेंट में। एंड मिड मैनेजमेंट में जो भी लोग आते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। चाहते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को कीपिंग माइंड सवाल उसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं। बट मोस्टली कंपनीज में जितनी भी हायरिंग होती है मिड मैनेजमेंट की, वो स्किल बेस्ड ज्यादा होती है। बिहेवियरल इसलिए वो पैटर्न में ठीक रहता है क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, मार्केट में ऑलरेडी 2-3 जॉब में काम करके आ चुका है। करेक्ट। सो ही नोज द कल्चर एनवायरनमेंट के कॉर्पोरेट में मैंने काम करना है तो किस तरह से मेरे को अपना लाइफस्टाइल रखना होगा। और रही बात फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में इस और level ब्लू पे कॉलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस नेचर और प्रोफाइल का है। ये था कि क्या क्वालिटी आप देखते हैं। अब एक ऐसा साइन बताइए या ऐसा रेड फ्लैग बताइए कि अगर ये देख लिया तो बंदा रिजेक्ट, या ये अगर पकड़ में आ गया तो मतलब इसको बस अब धीरे से जो है टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, ऐसा तो कुछ ऐसा जैसा मैंने कहा कि एक जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो है? तो थोड़ी बहुत तैयारी तो करके जाते हो, कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च मारते हो, थोड़ा प्रोफाइल के बारे में समझते हो, यार दोस्तों से बात करते हो कि यार मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और अक्सर आप देखते हो कि प्रोफाइल मेरे लिए फिट रहेगा नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं एक कंपनी छोड़ के नई जॉब में आया फिर 2 महीने बाद नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो वैसा तो ऑब्वियसली कैंडिडेट को नहीं करना चाहिए। और बाकी कैंडिडेट को मैं ये भी बोलूंगा कि आप जब एक जॉब में जाएं तो पहले ही उस जॉब के बारे में अच्छे से छानबीन कर ले, अपने यार दोस्तों से कंपनी के बारे में पूछ ले, आप जिनको भी अपना मेंटर मानते हैं उनसे कंसल्ट कर ले कि वेदर दिस ब्रांड इज गुड फॉर योर करियर मूव और नॉट। और सबसे बड़ी बात ये कि थोड़ा सा तैयारी के साथ जाए इंटरव्यू में। आप जिस भी रोल के लिए जा रहे हैं उस रोल के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा सर्च करके जाए। तो जब हम इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट आता है और उसको देखते हैं कि भाई ये तैयारी करके नहीं आया है, बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ अटेंड करने आया है, जस्ट एक्सप्लोर करने आया है अपॉर्चुनिटी को, कि हम जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो उस केस में ज्यादातर मोस्टली हम कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं। कभी सीवी ठीक नहीं होता, सीवी में एक्सपीरियंस अपडेट नहीं होता, इवन दो जॉब प्रोफाइल की क्लैरिटी नहीं है, जेडी उसको मेल पे भेजा उसने पढ़ा ही नहीं है। तो ये कुछ साइन है जो हमको लगता है कि या ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, फॉर्मल नहीं है, स्पोर्ट शूज में आ गए हैं, शूज भी गंदे हैं, दाढ़ी बनाई नहीं है एंड ऑल, बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ आपके पास आया है। पहला तो ये। दूसरा, पर्सनालिटी, जैसा मैंने पहले बोला कि अगर बनावटी है, इंटरव्यू अटेंड करने आया बट एक बनावटी पर्सनालिटी के साथ आया, सच नहीं बोल रहा है, हर आंसर में स्टोरी, लंबी लंबी स्टोरी बना रहा है, घुमा के आप पूछ रहे हो और कहीं ले जा रहा है, तो ये रेड फ्लैग दूसरा होता है कि भाई ये तो सिस्टम में आएगा तो कहानी बनाएगा, सही बात है, काम कम करेगा और स्टोरी ज्यादा सुनाएगा, कल्चर और खराब करेगा। तो कल्चरल फिट और ऑब्वियसली देखा जाता है कि है ये नहीं। सो ग्रेट। सो अगर कोई फेक पर्सनालिटी हो तो इट्स अ रिजेक्ट, यस, कहानी बनाने वाला। यस। और अगर तैयार होके नहीं आया तो इसका मतलब कि वो कैजुअल है, वो
यस, बस ऐसे ही मस्ती के लिए आ गया, और जो सीरियस नहीं है इंटरव्यू के टाइम पे वो आगे काम के लिए कैसे बिल्कुल सीरियस रहे। बिल्कुल। सो आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए या जो भी लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो सकती है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो कंपनी के बारे में पढ़ के जाइए। और इनफैक्ट हम अपनी जो वीडियोस बनाते हैं इंटरव्यू टिप्स के लिए उसमें इस बार बार इस चीज को कहते हैं, और कि जरूर कंपनी के बारे में पढ़ बिल्कुल के जाइए। और जॉब डिस्क्रिप्शन तो आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, तभी उसके लिए अप्लाई करिए। और बिना पढ़े तो जाना वाकई में बहुत कैजुअल अप्रोच है बिल्कुल। कि आप इंटरव्यू के लिए गए हो, आपको मालूम ही नहीं काम क्या करना है, और एचआर या हायरिंग मैनेजर से पूछोगे कि काम क्या करना है, तो यहाँ पे आए किस लिए? बिल्कुल, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट कैंडिडेट ऑफ का टाइम भी और इंटरव्यूअर दोनों का ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जैसे कि ये बहुत सारी चीजें आपने बताई अभी, और मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी इस चीजों को लेके स्ट्रेसफुल लोग रहते हैं। और अगर हम ये 2-4 चीजें बता रहे हैं कि भाई ये भी करो वो भी करो, तो इस तरह की सिचुएशन में जब उनको मालूम है कि उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है सामने वाले बंदे की, तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकता है कैंडिडेट, और कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाए, कैसे कॉन्फिडेंट रहे, और बेसिकली इस इतनी सारी एक्सपेक्टेशन से जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उसको मैनेज करके किस तरीके से इंटरव्यू देना चाहिए? इसका बेस्ट वे यही है कि आपने तैयारी नहीं किया है, आपको पता है कि आप तैयार होकर के नहीं आए हो इंटरव्यू में, तो बेस्ट वे ये है कि जब आपको कोई सवाल पूछा जाए और उसका जवाब आपको पता ना हो, सो डू नॉट क्रिएट योर ओन स्टोरी, से सिंपली सर सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई विल गेट बैक टू यू। सो ये सही जवाब होगा इंटरव्यूअर को बोलने का कि भाई मुझे नहीं आता है, आई विल चेक इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा याद आ रहा है कि किसी ने कहानी बनानी शुरू कर दी और पकड़ में आ गया हो कि यार ये बेवकूफ बना रहा है? बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा। तो अभी रिसेंटली एक केस है, मैं एरिया मैनेजर प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ बैंगलोर, हमको एक एरिया मैनेजर चाहिए। अच्छा। वाज इंटरव्यूइंग समवन, वो अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पीएनएल वगैरह आता है, तो ही सेड कि यस आता है सर। उसके बाद मैंने पीएनएल को डिटेलिंग नहीं किया, बट मैं आगे मूव ऑन किया। मैंने उनसे पूछा कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सो ही सेड कंट्रोलेबल एक्सपेंस, तो ही वाज ब्लैंक। मैं कहा अभी तो मैंने पूछा था 2 सवाल पहले पीएनएल आता है, तो ही सेड यस। मैं कंट्रोलेबल एक्सपेंस पीएनएल में तो होते हैं। तो वहां पे तुरंत ही वो कैंडिडेट समझ आ गया कि जो बोला इसने, वो बोला पीएनएल के बारे में आता है, और जब सवाल पूछ रहे हैं और एरिया मैनेजर के लिए था। यस दैट्स ट्रू, एट एरिया मैनेजर। तो सम टाइम कुछ चीजें हैं, जैसे कंट्रोलेबल एक्सपेंस एक जेनरिक क्वेश्चन है जो ज्यादातर ऑपरेशन में पूछा जाता है, ऑपरेशन लीडरशिप हायरिंग में, बट उसके साथ साथ बहुत सी चीजें कॉस्ट पे भी बात की जाती है। मान लीजिए मैन पावर कॉस्ट पे अगर आप बात कर रहे हैं, आप टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, तो टॉप लाइन में मैन पावर कॉस्ट कितना % होगा, फूड कॉस्ट कितना % होगा, इनके डिटेलिंग में और अंदर जाते हैं तो फिर फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो धीरे 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 जितना कैंडिडेट बताता रहता है और लास्ट मिनट तक, लास्ट माइल तक जो क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से देता रहता है, वो पर्सनालिटी सही है, सच्ची है। और जो कैंडिडेट पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक स्टोरी पे स्टोरी, घुमाने पे घुमाना चलता जा रहा है उसका, तो वो समझ आ जाता है। और एक झूठ की उसको और झूठ, और सामने वाला समझ भी रहा है कि वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, वो और देखिए वो बेवकूफ बनते जा रहा है, वो बेवकूफ बनाने के चक्कर में, बट सामने वाले को तो मालूम है। तो व्यूअर्स को एक थोड़ा सा आइडिया ये दे दें, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, पीएनएल इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो किसी भी जैसे बिरयानी बाई किलो एक रेस्टोरेंट चेन है, इस तरह के बहुत सारे जो रेस्टोरेंट चेन है, इनफैक्ट सारे बिजनेस में पीएनएल तो देखना ही पड़ता है। तो जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर या एरिया मैनेजर इस लेवल पे, तो पीएनएल की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप एक सीईओ हैं उस रेस्टोरेंट के, और पूरा धंधा आपको ही चलाना है। तो अगर आपको उसकी समझ नहीं है कि वो कैसे होता है, तो आप कैसे उस धंधे को चलाएंगे? अगर आप अपनी दुकान चला रहे हैं, तो आप एक रेडी भी लगाएंगे, तो आपको मालूम है कि भाई मूंगफली इतने की आएगी और इतने की मूंगफली करनी है, धंधा बढ़ाना है, एक लड़का मुझे और हायर करना है, कब मंदी में उस लड़के को बोलना 2 लड़के चाहिए मुझे, डिलीवरी के लिए चाहिए। तो आई थिंक वो तो बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशन है। और पर होता क्या है कि जब कंपनी बहुत बड़ी होती है, तो लोग शायद
इन चीजों को नजरअंदाज करके उन्हें लगता है कि बस काम करते रहें। और पर आई थिंक स्टार्टअप और इस तरह की जो बुनियादी कंपनी होती है जो बढ़ रही होती है इन चीजों पे, तो ऐसे आपको बिल्कुल ऐसे ही लोगों को, इनफैक्ट सभी को ऐसे लोगों को की जरूरत होती है जिनको अपने लेवल पे धंधे की समझ हो। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर धंधे की समझ नहीं होगी तो वो चला नहीं पाएगा। और जैसा आपने कहा, एक बड़ा अच्छा वर्ड आपने यूज किया, फॉर ऑल द रेस्टोरेंट मैनेजर्स एंड एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, whosoever wants to make their career in operation basically। तो ऑपरेशन में पीएनएल को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए कि लाइफ में आपने बहुत बड़ी गलती की है। अपने एक्सपीरियंस में पीएनएल की नॉलेज जरूर रखें, क्योंकि टॉप लाइन होता है सेल, आपका रेवेन्यू, और सारे खर्चे सेल से ही होते हैं। और आपको ये पता है कि मेरी आमदनी इतनी है और खर्चा मेरा इतना है, बचा के मुझे 2 रुपए जेब में ले जाने हैं। अगर आप इसकी R&D नहीं कर पाते हो अपने एक्सपीरियंस में, बिल्कुल, तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके फेल हो जाओगे। तो जरूरी है पीएनएल की नॉलेज को बढ़ाना, पहली हो जॉब, दूसरी जॉब हो, या जो लोग आगे इसमें भविष्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो जरूर पीएनएल के बारे में पढ़ें। और ये तो बहुत आई थिंक आई वुड से कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपको खुद के बिजनेस के लिए भी रेडी करके दे रहे हैं कि कल को अगर आप अपना धंधा करने जाएंगे तो पीएनएल तो देखना ही पड़ेगा कि भाई इतनी का सामान लगाना है, इतनी के खर्चे, और फिर इतना मुनाफा करना है मुझे। तो जैसा आपने कहा कि एक आउटलेट में एक रेस्टोरेंट मैनेजर सीईओ का रोल प्ले करता है, एंड सीईओ का मतलब है उसको कंप्लीट उस आउटलेट की ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी लेना। एंड व्हेन वी से अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप, तो आप ही माई बाप हैं उस दुकान के, जो कंपनी ने आपको जिम्मेदारी दे दी। तो कंपनी में कोई भी कंपनी का एचआर हेड या फाउंडर या को फाउंडर जाके उस आउटलेट को नहीं चलाने वाला है। वो कभी आपकी रेस्टोरेंट में आएंगे विजिट के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए और चले जाएंगे। अल्टीमेटली उस आउटलेट को, उस रेस्टोरेंट को प्रॉफिटेबल बनाने का काम एक रेस्टोरेंट का मैनेजर ही कर सकता है। सही बात है। तो आपने बहुत ही अच्छा वर्ड चूज किया रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए, सीईओ। हम CEO। इसको ज्यादातर डोमिनोज वहीं से ये वर्ड है कि सीईओ ऑफ दैट। पर ये बहुत सही भी है, ये वो बिल्कुल सीईओ है। और वहां पे अब देखिए, अपने स्टोर का तो एचआर मैनेजर भी वही है, बिल्कुल। और रेस्टोरेंट में अब देखिए, रिटेल में जो बहुत लार्ज फॉर्मेट रिटेल है उसमें अगर आप देखेंगे शॉपर्स में या उसमें, तो वहां पे एक स्टोर का, सॉरी, एक एचआर का बंदा भी होता है स्टोर पे, स्टोर एचआर होता है। और भी कुछ प्रोफाइल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टोर। बट रेस्टोरेंट्स के केस में वो जो रेस्टोरेंट मैनेजर है वही एक्चुअल सीईओ है, क्योंकि एचआर भी उसी को देखना है। ट्रेनिंग वाला आके रीजनल ट्रेनिंग वाला भूल जाएगा, एक्चुअल ट्रेनिंग तो उसी को देखनी है। फाइनेंस भी पूरा मैनेज उसी को करना है, चाहे क्या कूपन से आ रहा है, कहाँ किससे आ रहा है, क्या किससे आ रहा है। तो ये जितने सारे डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट परचेज वाला काम तो डेली उसको मैनेज करना है, इन्वेंट्री और सारी चीजें। तो सारा डिपार्टमेंट तो वो हैंडल कर रहा है, वहां पे डायरेक्टली हैंडल कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर। अगर किसी ने एक प्रोसेस जिसको ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट चेन कहते हैं, उसमें एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर अगर उसने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया और चीजों को सीख लिया, तो अपना धंधा वो एक्चुअली चला सकता है अच्छे से। बिल्कुल, समझ तो उसको आ ही जाएगा कि कैसे चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो किसी गफलत में रहेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है और कैसे। और इंसान को रहना भी नहीं चाहिए। और अगर आपको वो मौका मिला है उस काम करने का, तो आई थिंक उस चीज को बारीकी से देखिए, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके लिए। तो अब चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। जैसे वैसे तो सारे सवाल कैंडिडेट्स के हित में है, बट ये एक और उनके हित में और उनके लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली हम हेड एचआर साहब से आपके फायदे के लिए पूछने जा रहे हैं कि सैलरी नेगोशिएशन का कोई टिप दीजिए कि आपकी तरफ से आप क्या स्टाइल अपनाते हैं और कैंडिडेट किस तरीके से ज्यादा सैलरी ले सकता है या नेगोशिएट कर सकता है। सैलरी नेगोशिएशन में तो मैं बहुत खराब हूँ। अच्छा, आज तक मैं अपने लिए सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाया। बट जोक्स अपार्ट, सैलरी नेगोशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है आफ्टर क्लोजिंग द इंटरव्यू। और मैं कैंडिडेट के लिए यही कहना चाहूंगा कि कभी भी आप बहुत जल्दी से अपनी एक्सपेक्टेशन को टेबल पे ना रखें। इंटरव्यूअर के बार बार पूछने पर भी आप अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लियर ना करें। एटलीस्ट उनसे पूछें कि मेरे एक्सपीरियंस, यू शोकेस योर वर्थ टू द इंटरव्यूअर। आप अपनी स्किल्स और अपना एक्सपोजर जो आप रखते हैं अपनी प्रोफाइल में, आप उसके बिहाफ पे
कैंडिडेट को इंटरव्यूअर से पूछना चाहिए कि सर आपको मेरा इंटरव्यू कैसा लगा। तो बहुत समय पे ऐसा होता है कि कैंडिडेट को टाइमली फीडबैक भी नहीं मिल पाता इंटरव्यूअर से। देन एंड देयर कैंडिडेट को इंटरव्यूअर से पूछ लेना चाहिए कि सर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपोजर, माय स्किल सेट और मेरे इंटरव्यू के आधार पे आपको क्या लगता है कि मुझे क्या इस प्रोफाइल के लिए आप योग्य मानते हैं, और अगर योग्य मानते हैं तो क्या सैलरी मेरा होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज शेयर योर करंट सैलरी विद देम और एक्सपेक्टेशन उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। तो पहली तो वेट आपको ये करना चाहिए कि एम्प्लॉयर की तरफ से आपको पहला ऑफर आए, एंड देन उसके ऊपर पॉजिटिवली आपको इंटरव्यूअर से बातचीत करके नेगोशिएट करना चाहिए। तो यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली। और ये जो पॉजिटिवली रिएक्ट करना किसी सिचुएशन को, अभी एक्चुअली मैंने अभी रीसेंट वीडियो जो हमने इसी फ्राइडे को भी डाला, उसमें भी मैंने ये चीज बोली है, 2-3 पॉइंट कि जो भी आपको ऑफर मिला है उसको कम से कम शेम तो मत करिए, चाहे वो आपके उन अनुसार मिले कि नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि हो सकता है कि ये तो बस प्राइमरी ऑफर हो जस्ट टू चेक कि यार आई यू ओके। बिकॉज आखिर एचआर की तो ड्यूटी यही है ना कि आपको अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो कितना भी बढ़ा के फेंक दे। क्या पता आप वो उन्होंने, जैसे कैंडिडेट की आदत होती है, जितना भी आप दे दीजिए तो उनको लगता है कि यार ये तो हाँ, क्योंकि नेगोशिएशन है ना कि भाई अब जो मिलेगा तो भाई वो भी अपनी तरफ से कोशिश हो सकता है कर रहे हो, पर अगर आपने शेम कर दिया उस चीज को तो नेगोशिएशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल, ये सही एग्जांपल एक्चुअली नहीं हुआ, क्योंकि जब आप कैंडिडेट को या सैलरी को किसी गलत, कई लोग ऐसा भी तक कि यार गलत चीज से कंपेयर कर रहे हैं, बट मेरा ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ कि पालिका मार्केट में, अगर आपको याद हो कि नहीं, ये इसके लिए ना एक्चुअली बदनाम हो चुका है कि लोग वहां शॉपिंग करना बंद कर दिया इस वजह से कि आपने अपने मुंह से कोई वर्ड अगर निकाल दिया, पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, कितना दोगे, और अगर उतना निकाल दिया तो फिर या तो वो बोलेंगे कि नहीं तो अब तुरंत लेके जाओ, या तो फिर इंसल्ट कर देंगे पूरी तरह की। बिल्कुल। और ये दिस आल्सो हैपेंस इन फ्यू ऑफ दी कंट्रीज आल्सो, जहां पे मैंने देखा है, यूट्यूब पे ही देख रहा था कि पहले वो जबरदस्ती आपसे बुलवाएंगे कि अगर मान लीजिए ये $50 का सामान है या $100 का सामान है, या थाईलैंड में है तो भात का सामान है, अगर आपने बोल दिया उसकी वर्थ कुछ भी हो तो या तो तुरंत लीजिए या तो फिर दे विल इंसल्ट यू। सो आई थिंक आप इंटरव्यू में गए हैं तो अपनी स्किल ही सेल करने गए हैं ना, आप अपने वर्थ सेल करने गए हैं। इट इज कभी भी किसी चीज को आप ऐसे ईगो पे लेके या आपने ये कैसे ऑफर दे दिया, या फिर जब आपके पास एज ए कैंडिडेट ऑप्शन है कि आप किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद भी नहीं ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है, तो भाई कंपनी को भी तो ऑफर देने दीजिए, उसको रिस्पेक्टफुली बोलिए कि मुझे इतना नहीं सर इतना चाहिए, ऐसे करके। सो आई थिंक नेगोशिएशन का वर्ड ही जो आपने बोला पॉजिटिवली लेना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, एंड देन गोस फर्दर। सो दैट वाज अ ग्रेट टिप। एंड अभी ऑफर के बाद या फिर इंटरव्यू के बाद फॉलो अप लेना चाहिए कि नहीं? कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि एचआर और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट दोनों ही रिप्लाई नहीं करते हैं ना, और पहले बोलेंगे और फिर रिप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या उनका वेट करना चाहिए, फॉलो अप लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए? In today's scenario above, what happens when you are attending any of the interview? Post interview आपको ये आइडिया तो लग जाता है कि you went well or not. करेक्ट। तो मोस्टली सिचुएशन में कैंडिडेट नोस कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 90% कैंडिडेट को क्लैरिटी होती है कि यार मेरा अच्छा गया इंटरव्यू, सो ही शुड टेक फीडबैक फ्रॉम द इंटरव्यूअर फर्स्ट। 10% लगता है एम्प्लॉइज को कि कैंडिडेट को लगता है कि मेरे को एम्प्लॉयर से बात करके फीडबैक क्या ही करना है। 90% तो मैं जानता हूँ अपना रिजल्ट मेरा होने वाला नहीं है, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। तो जब कैंडिडेट को ये क्लैरिटी उसके दिमाग में बैठ गई कि यार मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, 4 सवाल पूछे गए, 3 का आंसर नहीं था, तो उस केस में तो ऑब्वियसली आपको फीडबैक नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, जो भी आपकी मिस्टेक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू रही हैं, उन पे काम करना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए, चाहे वो स्किल्स रिलेटेड हो या बिहेवियरल रिलेटेड। जो भी आपको फीडबैक ड्यूरिंग इंटरव्यू भी इंटरव्यूअर बहुत सारे फीडबैक कैंडिडेट को दे देता है। मेरे केस में मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ और मुझे कोई कैंडिडेट समझ नहीं आता,
एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक टेक्निकल और बिहेवियरल, मैंने शुरुआत में बोला कि 2 ही राउंड उसके होते हैं। टेक्निकली अगर बंदा साउंड है और लगता है कि बिहेवियरल में थोड़ा सा मुश्किल है क्लियर करने में, तो हम उसको पुश कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। लेट्स से हम उसको टिप दे देते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू कि भी देखो सब कुछ ठीक है, आपकी काबिलियत बड़ी अच्छी है, आप मान लीजिए मैं आईटी टीम में कोई डेवलपर हायर कर रहा हूँ, अब डेवलपर का काम है प्रोडक्ट को डेवलप करना, बिल्कुल, तो वो प्रोडक्ट इनोवेशन पे ज्यादा काम करेगा, बिहेवियरल बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करेगा, सोशल उतना नहीं हो सकता जितना एक एचआर अपने रोल में होता है। करेक्ट। तो उस केस में हम उसको टिप दे देते हैं कि भाई टेक्निकली साउंड, जो भी एचओडी इसको लेना चाहता है, ही इज कन्विंस्ड, उसको जो चाहिए था टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो सारी इसके पास है, वो एक्सपीरियंस के पास है। उस केस में हम कैंडिडेट को बोलते हैं भाई थोड़ा सा आपको ग्रूमिंग पे काम करना पड़ेगा। हम ज्यादातर देखे होंगे डेवलपर बहुत ज्यादा ग्रूमिंग पे फोकस नहीं करते, वो सारा दिन बाल बड़े होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी एंड ऑल। तो जितना मार्केट में आईटी में जितना भी आपको कैंडिडेट मिलेगा टीम में, वो सब वैसे ही मिलेगा। थोड़ा सा ग्रूमिंग में हम उसको टिप दे देते हैं कि भाई आप ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, या कहीं पे हमको लगता है कि थोड़ा सा लाउड हो रहा है, वॉइस का लेवल अप हो रहा है, तो बोल देते हैं कि आप थोड़ा वॉइस लेवल डाउन कीजिए, लेवल डाउन कीजिए। अपने कल्चर के बारे में उसको थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं एंड ऑल। तो इस तरह से ड्यूरिंग इंटरव्यू भी हम उसको टिप देते रहते हैं। बट येस, 90% आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक जरूर लो। बिल्कुल। ओके, तो हायरिंग डिसीजन में कल्चरल फिट कितना इंपॉर्टेंट है, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कैंडिडेट हमारी कंपनी के विजन और मिशन से अलाइंड है या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। आज की समय में सबसे ज्यादा कंपनीज कल्चरल फिट की तरफ दौड़ रही हैं। तो जो कल्चरल फिट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में आज के दौर में कैंडिडेट में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि वो हमारे कल्चर में फिट है या नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी ड्यूरिंग इंटरव्यू हम कैंडिडेट में देखते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी का देखने का पर्पज ही कल्चरल फिट है। और कल्चरल फिट अगर कैंडिडेट नहीं होगा ना, तो एट्रिशन बहुत जल्दी हो जाएगा। सही बात है। तो एक ये भी कारण होता है इंटरव्यूअर जो कल्चरल फिट कैंडिडेट को देखता है कि भाई हमारे जैसे सेटअप में ये एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब स्टार्टअप में यू नीड एनर्जी, इंथुजियाज्म, और डेली आपको भसड़ संभालना है। चैलेंज इतना है लाइफ में कि आज कुछ हो गया, कल कुछ हो गया, और मान लीजिए कोई प्रोसेसेस नहीं है, प्रोसेसेस को बनाना है एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है। तो कभी ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट को खुद से ही बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। मान लीजिए आपके ऊपर एचओडी नहीं है, छोटे सेटअप है, छोटी टीम है, जरूरी नहीं कि हर डिपार्टमेंट का फंक्शन हेड अलग होगा। हो सकता है एक छोटी कंपनी में एक फाउंडर को ही सारे फंक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं। उस केस में एग्जीक्यूटिव भी और सीनियर एग्जीक्यूटिव भी, एएम भी, मैनेजर भी, सीनियर मैनेजर भी, सभी तरह के रोल फाउंडर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो वहां पे इससे सेटअप में बंदा एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए कल्चरल फिट को मोस्टली कंपनीज देखती है। बड़े सेटअप में ये होता है कि छोटे ब्रांड से हम बंदे को ला रहे हैं, तो माइंडसेट वैसा ना हो। करेक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कल्चरल फिट का होना कैंडिडेट में। बट मोस्टली अगर कैंडिडेट फ्लेक्सिबल है और उनके अंदर जुनून है, ईगरनेस है टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, और वो एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, तो 100% सिलेक्शन कंफर्म। एंड व्हाट इज द विजन? हैव यू डिसाइडेड, आपने डिसाइड किया हुआ कि ये हमारा विजन है बिरयानी बाई किलो का, या ये हमारा मिशन है? और क्या वो ऐसा कुछ आप कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू में शेयर करते हैं कि ऐसा है, या फिर ऑनबोर्ड आने के का पहले वेट करते हैं और फिर उसके बाद शेयर करते हैं उसके साथ चीजें? कैसे करते हैं? मोस्टली स्टार्टअप में भी विजन और मिशन इतनी जल्दी क्रिएट नहीं होता, क्योंकि यू नेवर नो कि आप किस दिशा में जा रहे हो और कितना समय उस दिशा में जाने में लगेगा। तो पहला तो माइलस्टोन यही होता है कि वी हैव टू क्रॉस 100 आउटलेट माइलस्टोन, वो हमने अचीव कर लिया। दूसरा हमारा माइलस्टोन है कि हमको यूनिकॉर्न बनना है। So once our valuation will be 1,000 crore plus, we'll surely create our vision and we'll share the vision and mission with the employees, existing employees, and with the newcomers also. And it is good to share vision with the candidate so that he can also align his career objective with your goal. तो आप सही कह रहे हो। एक बार मैं मिला था
जो फाउंडर हैं, वन ऑफ द फाउंडर, और उन्होंने बोला था कि हम अपने विजन और मिशन को लेके इसलिए इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल अभी हैं कि कई चीजें तो हम माइलस्टोन क्रिएट करते हैं और उससे पहले खुद ही तोड़ देते हैं, बिल्कुल है ना। हम हाँ सोचा था कि यहाँ तक करेंगे और वो उसको खुद ही तोड़ दिया। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में जैसे जीरोधा के लिए उसके फाउंडर ने मेल किया था कि इफ वी कुड हैव, आई डोंट नो, मे बी 10,000 कस्टमर और 1 लाख कस्टमर, कुछ ऐसे मेल में उन्होंने लिखा था, सॉरी 1,000 कस्टमर और 10,000 कस्टमर और कर लेंगे तो अपन तो मतलब कर लिया हमने टाइप का। और आज देखिए कितने करोड़ों करोड़ उनके कस्टमर हैं। तो स्टार्टअप्स को एक्चुअली पता नहीं होता कि कितनी तेजी से अचानक से एक कर्व जो है वो हॉकी स्टिक की तरह सीधे यस ऊपर एग्री विद यू। सो आई एग्री विद यू, टोटली एग्री विद यू। हमारे जो बिल्कुल। फाउंडर है उन्होंने भी पहले यही सोचा था कि हमें एक आउटलेट खोलना है, गुड़गांव में खोलना है, 50 लाख सेल करना है, कर लिया तो वी आर डन। अच्छा। और पहला आउटलेट खोला, लकीली 3 महीने के अंदर 50 लाख टच कर दिया। वाह। तो विजन 3 महीने बाद ही चेंज हो गया। एंड जो 5 साल में हम कर पाए, कोविड आ गया बीच में, जो हमने 5 साल में 50 आउटलेट का माइलस्टोन अचीव किया, अनदर 1 ईयर टाइम आफ्टर कोविड हमने 50 आउटलेट एक साल में खोल लिए। तो इसलिए बहुत मतलब इट इज वेरी अर्ली टू क्रिएट विजन, बट यस वी वांट टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम बिरयानी चेन इन द वर्ल्ड। और Great. भारत की पहली डिश होगी जो इंडियन डिश होगी जो बाहर जाके वर्ल्ड में राज करने वाली है बिरयानी, एंड इट इज द मोस्ट सर्च्ड डिश ऑन गूगल। अच्छा, यस सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली डिश गूगल पे डिश है गूगल बिरयानी। पे वाह, बिरयानी। Great. और ऑनलाइन भी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हमेशा रहती है ये, I यस think. या इट्स अ तो वेरी हेल्दी मील, बच्चा भी खा सकता है, खा घर में सकता पेरेंट्स है। भी खा सकते हैं, यंगस्टर्स तो हमारे फ्रेंड है ही, बिल्कुल। और हेल्दी है। हेल्दी के साथ साथ कंप्लीट डाइट है, प्रोटीन, एंड यू कैन शेयर ऑलवेज। बर्गर है, यू कांट शेयर, यू कांट हैव बर्गर नेक्स्ट डे, बट बिरयानी सही है, बात आज है। फ्रिज में बच गई, रख दीजिए, कल गर्म करके खा खा लीजिए, लीजिए। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। और हम क्ले पॉट भी देते हैं साथ में, तो आप उसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, इवन स्टोव पे उसको गर्म अच्छा, भी क्ले कर पॉट सकते हैं। माइक्रोवेव हो जाता है। यस, एंड दैट्स अ रीयूजेबल Reusable तो आप घर में अच्छा। उसमें खाना भी बना खाना भी सकते हैं। बना सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, वैसे ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपने बिरयानी 2 बार आपने ऐसे बोला। वो ये है कि आपका क्या मानना है, वेज बिरयानी होती है कि नहीं होती है? नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा फॉर ऑल दी वेज बिरयानी लवर्स कि वेज बिरयानी नहीं होती। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ तो 3 तरह के लोग बैठे हुए हैं, प्योर वेज भी हैं, प्योर नॉन वेज भी हैं, वेज टू नॉन वेज टू वेज कन्वर्टेड भी हैं, तो सारे तरह के। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या मानना है कि वेज बिरयानी कोई बिरयानी है, कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? यस, वेज बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, खाने अच्छा। में सिमिलर टेस्ट होता है, सिर्फ एक प्रोटीन का फर्क उसमें आ जाता है अच्छा। कि आप वेज बिरयानी में वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं और नॉन वेज में प्रोटीन या तो मटन या चिकन या फिर एग पर सोया चंक भी तो यूज कर यस, सकते हैं। आप सोया चंक की बिरयानी ट्राई कर सकते हैं, कटहल बिरयानी आप कटहल ट्राई कर बिरयानी। सकते हैं। मार्केट में कटहल बिरयानी को आजकल कतल बिरयानी के नाम से भी काफी कतल, ब्रांड ने अच्छा। लॉन्च किया है। ओह। तो अभी मार्केट में वेज बिरयानी की डिमांड बढ़ रही है, तो सेकंड हाईएस्ट सेलिंग आइटम इज वेज बिरयानी ओनली। अच्छा, और हाउ अबाउट जो वेज मीट करके कॉन्सेप्ट चल रहा है, कई कंपनीज इसको ट्राई कर रही हैं, आप लोग भी वो ट्राई करते हैं? यस, अच्छा। R&D टीम उस पे काम कर अच्छा, रही उस पे है। काम कर रही है। तो उसमें बेसिकली आपको फील प्रोटीन का ही आएगा, जैसे आप चूई कर रहे हो चिकन या टेक्सचर मटन, और यस, टेस्ट वैसा रहेगा। फील आप वैसा करोगे, बट सोया चंक बिरयानी भी आप जब खाएंगे तो अच्छा, सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट सिमिलर आता काइंड है। ऑफ। ग्रेट। ओके, सो एक सवाल हमसे कई बार, क्योंकि ट्रू सीवी जो है इट इज इनटू रेज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल मेकओवर, तो उसमें कैंडिडेट हमसे कई बार कवर लेटर के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा इस कंपनी के लिए कवर लेटर बना दीजिए। तो व्हाट यू थिंक, इज कवर लेटर इम्पोर्टेंट और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट? फॉर ब्लू कॉलर्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। अच्छा, okay. ब्लू कॉलर्स के लिए मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, और कैंडिडेट को किसी भी तरीके की टेंशन नहीं देनी इस लेवल पे।
उसको सिंपली एक अच्छा रिज्यूमे राइटिंग आना चाहिए। और अब आप जैसे प्लेयर मार्केट में आ गए हैं तो कैंडिडेट को ऑब्वियसली हेल्प मिल रही है अच्छा सीवी बनाने में। तो हम बीइंग इन एचआर सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करते हैं भी रिज्यूमे ठीक ठाक होना चाहिए, उसमें सही जो बात है। एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। करेक्ट। तो मोस्टली मार्केट में अगर ब्लू कॉलर्स का जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो इस चैलेंज फेस करते हैं कि उनको रिज्यूमे राइटिंग नहीं आता। बेसिकली वो लिख ही नहीं पाते हैं रिज्यूमे, ऑब्जेक्टिव नहीं लिख पाते हैं, लिखते हैं तो मतलब नहीं पता होता है, कॉपी पेस्ट होता है। कभी कभी तो मैंने कैंपस इंटरव्यू काफी किए हैं अपने एक्सपीरियंस में, लास्ट डोमिनोज में भी, यहाँ इस प्रोफाइल में भी। हम देखते हैं कि एक कैंपस में 30 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, 30 का 30 सीवी सेम होता है। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? सेम ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव और सभी का सेम। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाएगा कवरिंग लेटर के बारे में ब्लू कॉलर्स को किसी भी तरीके से रिकमेंड करना। बट यस, फॉर एक्सपीरियंस पीपल, फॉर मिड मैनेजमेंट एंड अपर लेवल पीपल, उनके लिए कवर्स लेटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जहाँ पे वास्ट एक्सपीरियंस होता है, 15 इयर्स, मोर देन 2 डिकेड, 20 इयर्स, 25 इयर्स, और आपको शॉर्ट में क्रिस्प में कोई एक छोटा सा ब्रीफ प्रेजेंट करना है और पर्सनली करना है। इसमें सब कवरिंग लेटर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पर्सनली किसी को एड्रेस कर रहे हैं और अपनी प्रोफाइल पे लाइट डाल रहे हैं कि मेरा इस रोल के लिए फिटमेंट प्रोफाइल का 100% है। उस केस में कवरिंग लेटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और बहुत कारगर है, काम करता है। इट इज रिकमेंडेड फॉर मिड मैनेजमेंट एंड अपर लेवल मैनेजमेंट। ब्लू कॉलर्स का इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार से रोल नहीं, वो अवॉइड कर सकती है। तो सही कहा आपने बिल्कुल। ब्लू कॉलर जो ग्राउंड लेवल के स्टाफ हैं या फ्रेशर्स हैं उनको कवर लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, अनलेस फ्रेशर कोई ऐसा हो जो किसी टारगेट कंपनी में अप्लाई कर रहा है, तो मेल बॉडी में ही कवर लेटर की तरह अपनी चीजें लिख सकता है कि मैं क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ या मेरे अंदर क्या खास बात है। पर ब्लू कॉलर के लिए या जूनियर लेवल के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन एक अच्छा सीवी तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो अपनी अचीवमेंट के बारे में लिखिए। कई बार लोगों को लगता नहीं है कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है तो उसका भी मेंशन करना क्यों जरूरी है और उससे क्या पता चलता है, क्योंकि एक टीम वर्क तो आता है उसको अगर उसने नेशनल लेवल पे खेला है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मुझे भी शायद उस समय समझ में नहीं आता था कि ये इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि लोगों ने बताया नहीं। पर अगर किसी व्यक्ति ने नेशनल लेवल खेला हुआ है तो बिल्कुल वो व्यक्ति डिसिप्लिन होगा तभी वहां तक पहुंचा है। और अगर वो डिसिप्लिन है तो आधी जीत तो वही हो चुकी है उसकी, कि वो सवेरे उठ सकता है, दौड़ सकता है, जब कसरत कर सकता है या काम पे पहुंच सकता है। तो जो भी आपकी ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है आपकी लाइफ में कि आपने ये जीता या ये किया, वो मेंशन करिए। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्सपीरियंस अभी आपका करंट है, पहली बात तो एक्सपीरियंस भगवान के लिए अपडेट करिए, आप जो काम करते हैं अपडेट करिए, और सही टर्मिनोलॉजी, क्योंकि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू अब स्क्रीन्स होते हैं और हम भी अगर नौकरी या शाइन पे अगर सर्च करेंगे तो उस कीवर्ड से सर्च करेंगे। और जैसे कि सारी इंडस्ट्री में बीडी का मतलब बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब सेल्स होता है, बट रेस्टोरेंट्स और रिटेल में प्रॉपर्टी एक्विजिशन है। तो अगर आप वो लिखेंगे नहीं और सही तरीके से कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एचआर आपको ढूंढता रहेगा, फिर भी आपको प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिलेंगे। अब सीवी तो मान लीजिए रेडी है। अब स्कूल कॉलेज में जैसे आपने बोला आप कैंपस के लिए जाते हैं, तो फाउंडेशन उस कोर्स का हॉस्पिटैलिटी के लिए शेफ है तो शेफ की पढ़ाई, अगर फ्रंट डेस्क की पढ़ाई या कुछ भी कर लिया, लेकिन आपके सामने कैसे उसको वर्ताव करना है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो मैंने देखा है कि नहीं कराई जाती है। तो वो कैसे कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। आज के दौर में जहां सभी लोग इंस्टीट्यूशन की तरफ दौड़ रहे हैं जस्ट टू गेट दी जॉब, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई स्टूडेंट, कोई ना कोई बच्चा जरूर करना चाहता है। एक नॉर्मल पढ़ाई के साथ उसको लगता है कि वो शायद नौकरी नहीं कर पाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी पे भी बच्चे काम कर लें तो आसानी से जॉब इंटर के बाद भी कर सकते हैं। तो अभी तक कोई ट्रू सीवी जैसा प्लेटफॉर्म शायद ही नहीं था। तो आपकी वेबसाइट पे जाके आपकी कुछ वीडियोस मैंने एक्सप्लोर की हैं, देखी हैं, और काफी अच्छा काम आप इस दिशा में कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है। थैंक यू। तो जो ये ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म एक बच्चों को दिया
और फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस बच्चे एक्सप्लोर कर पाएं, देख पाएं, तो उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको पर्सनालिटी पे भी काम करना आना चाहिए। और अच्छा सीवी स्टूडेंट को अच्छी नौकरी में आने के लिए बड़ा हेल्प करता है। जैसा मैंने कहा पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी में आपका ग्रूमिंग, जो अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ये चीज आ गई है बेसिक लेवल की, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो डिप्लोमा कोर्सेज करवा रहे हैं, टेक्निकल कुछ डिप्लोमा करवा रहे हैं, वो भी ग्रूमिंग क्लासेस आप जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू सपोर्ट लेके एक सेमिनार काइंड ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मार्केट में थोड़ी बहुत लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है, बट और ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत है, और ज्यादा बच्चों को तैयारी अपनी करने की जरूरत है। तो पर्सनालिटी में जैसे आता है ग्रूमिंग की क्लासेस अब कॉलेज से आपको मिल गई, बट एक अच्छा सीवी बनाने का तरीका आपको नहीं मिला। करेक्ट। तो वो शायद आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लोग वीडियोस के थ्रू समझ पाए और बना पाए अच्छा सीवी। तो जैसा आपने कहा कि हॉबीज में बंदे लिख देते हैं प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, किसी को क्रिकेट का सी नहीं पता। करेक्ट। मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आपसे क्रिकेट पे सवाल पूछ लिया, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप फंस जाएंगे, आपका इंटरव्यू पूरा खराब हो जाएगा। आपने कितना भी अच्छा इंटरव्यू दिया हो और आपकी हॉबी पे कोई भी एक सवाल अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, आप नहीं बता पाए, खत्म, वो रेड फ्लैग तुरंत। फिर आपने लिखा क्यों? फिर इंटरव्यूअर पूरा इंटरव्यू घुमा देता है। सही बात कि भैया आपकी हॉबी थी नहीं तो आपने लिख क्यों दी? तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट इंटरव्यूअर, मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हो, देगा प्रोजेक्ट में, किसी प्रोजेक्ट में कोई मान लीजिए चीज थी नहीं और वो आपने लिख दी अननेसेसरी, को फायदा नहीं है। तो वो सब चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। बट यस, पर्सनालिटी पे काम करने की अभी भी स्टूडेंट्स को जरूरत है विद गुड रिज्यूमे राइटिंग। तो ये चीज लाइफ में उनको काम आएगी, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए बड़ा मदद करेगी। ग्रेट। तो सही रेज्यूमे के साथ आप कह रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे थोड़ा फोकस करें और Yes. सीवी में जो लिखा है उसको कम से कम खुद पढ़ लें। बिल्कुल, है ना, कि अगर बिल्कुल। आपने बहुत सही बात की, मैं जैसे कि अगर आपने लिखा है कि आप चेस खेलते हैं तो चेस खेलना आपको आना चाहिए। और अगर आप उसमें ऐड कर दें कि बिकॉज व्हाई यू लाइक चेस का भी ये सवाल उठ Yes. सकता है, और कहीं कनेक्ट कर दे बिकॉज आई लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज इट हेल्प्स मी फोकस, और कोई भी ऐसी चीज। तो और जो ऑब्जेक्टिव आपने बोला कि एक क्लास में 30 बच्चे, 30 का 30 ऑब्जेक्टिव एक है, हॉबी सेम है, हाँ। ऑब्जेक्टिव सेम है। तो जो लिख रहे हैं उसका कम से कम ये सोचे कि उस पर सवाल हो सकता है और बिल्कुल, तैयार करके। बिल्कुल। ओके, तो अभी तक का आपका बेस्ट डिसीजन या बेस्ट हायरिंग एज अ हेड एचआर या एज अ एचआर क्या रहा? तो बेस्ट हायरिंग जब सवाल आता है तो एचआर के लिए तो सभी हायरिंग बेस्ट होती है, क्योंकि हम बहुत सारी स्क्रीनिंग करने के बाद कैंडिडेट को चुनते हैं। बट स्टिल कभी हमारी एक्सपेक्टेशन के उल्ट भी बहुत चीजें हो जाती हैं। तो मेरे को एचआर में एक कैंडिडेट चाहिए था यहाँ पे, जब मैं डोमिनोज में था, सर्कल हेड एचआर था। तो मेरे पास एक वैकेंसी थी एग्जीक्यूटिव एचआर की। मैं उसके लिए बहुत कैंडिडेट स्क्रीन कर चुका था, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म किसी कैंडिडेट में दिख नहीं रहा था। और उस दौर में मेरे पास एक बीटेक फ्रेशर बच्चा आया इंटरव्यू के लिए। अच्छा। उसका नाम था चंदन सिंह सैनी। अच्छा। और चंदन सिंह सैनी को एचआर का एच नहीं पता था, बट ही वाज सो एनर्जेटिक, सो एंथुसियास्टिक, एंड उसका बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिव था कि आप एक अपॉर्चुनिटी देके देखिए। ही लिटरली सेड टू मी कि सर मुझे नौकरी में पैसा नहीं चाहिए, क्या बात, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, आई रियली लाइक यू एज ए इंटरव्यूअर। आपने मेरे को पलट के बहुत कुछ सिखाया। ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने उसको बोल दिया था कि तुम किसी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसा पहला कैंडिडेट था मेरी लाइफ में जिसको मैं नहीं भूलता, क्योंकि जिस एनर्जी इंथुसियाज्म की मैं बात कर रहा हूँ वो के साथ साथ वो ओवर कॉन्फिडेंट था, और ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। सो ही वाज लाइक कि मुझे सब आता है, आई एम मास्टर ऑफ एवरीथिंग। सर सिस्टम मुझे दे दो, आई सिंपली आज क्या आप एक्सेल चला लेते हो? तो ही वाज लाफिंग ऑन मी, अरे कैसी बात कर रहे हो, एक्सेल तो छोड़ो, मैं पावर बीआई तक काम कर लेता हूँ, मैं एक्सेल का मास्टर हूँ, एडवांस एक्सेल आता है, ये कर देता हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर देता हूँ। अच्छा।
सो ही वाज लाइक, मतलब उसने इतनी सारी चीजें मेरे को बोल दी। मेरे फादर टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, ही डज ये वो, मुझे सब कुछ आता है। मैं कहा तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम इलेक्ट्रिशियन हो, ऐप डेवलपर हो या पावर बीआई डेटा एनालिस्ट हो, और इंटरव्यू एचआर का देने आए हो, डेटा एनालिस्ट हो, कर मैं लाइफ में करना क्या है आपको क्लियर है? तो मैंने उसको बोला बेटा इस तरीके से आप कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी शायद एक्सप्लोर भी करो बट ले नहीं पाओगे। तो 5-10 मिनट के कोचिंग के बाद ही वाज लाइक कि सर मुझे आज तक किसी ने ये सब चीजें बोली नहीं मेरे मुंह पे, इवन दो मेरे फादर ने नहीं बोला, आपने मेरे को बदतमीज तक बोल दिया बट मेरे फादर ने कभी नहीं बोला। मैं कहा फादर कभी, माँ बाप अपने बच्चे को नहीं चाहेगा कि वो बदतमीज बोले। बच्चा अगर बदतमीज भी होगा तो भी माँ बाप बदतमीज बच्चे को नहीं बोलते। तो मैं कहा बेटा बट अब आप बड़े हो चुके हो, लाइफ में ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, आपको आगे बढ़ना है, अपना करियर भविष्य बनाना है, माँ बाप भी एक एज तक आपको सपोर्ट करेगी, कल वो समय आएगा जब आपको अपने माँ बाप को सपोर्ट करनी होगा, तब आप क्या करोगे? सो ही वाज ब्लैंक। वो बात शायद मेरी उसको इतनी लगी कि ही वाज लाइक कि सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम करना है आपके साथ। और मेरा बजट उस प्रोफाइल के लिए काफी अच्छा खासा था, बट मैंने उससे आधे बजट में उसको क्लोज किया। अच्छा। और फ्रेशर बीटेक बंदा एचआर में मैंने लिया। शायद ही कोई एचआर बीटेक कैंडिडेट को एचआर में ट्रेनिंग कराएगा या उसको लेगा, चूज करेगा, बट मेरे लाइफ में सबसे बड़ा एग्जांपल वो है। वो आज बेस्ट सेलर में एज एन एचआर वीपी काम कर रहा है, पूरी पंजाब टेरिटरी देख रहा है, एंड ही इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल इन माय trained by you as a fresher. Great. Okay, so that was the example of one of the best hiring, and I think for Mr. Chandan also, he got a mentor like you and has a wonderful career right now, and we wish him also the best. Tell me the worst hiring decision without naming if you want, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि कभी पासा उल्टा पड़ गया हो। वैसा लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं, बट रिसेंटली जब आप एक स्टार्टअप में आते हैं तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से करनी पड़ती हैं, शायद टीम नहीं होती तब भी करना पड़ता है। तो हुआ एक डिसीजन, बट कंबाइंड डिसीजन था, नाम तो मैं नहीं ले सकता ऑब्वियसली, बट एट वेरी सीनियर डेजिग्नेशन, वेरी सीनियर रोल, तो कैंडिडेट वाज फेक। अच्छा। his profile was fake and touch wood we found fake मतलब एक्सपीरियंस गलत मेंशन कर रखा था। yes, एक्सपीरियंस गलत बनाया हुआ था, पूरा प्रोफाइल ही फेक बनाया था। एक्चुअल में he was doing his own business। अच्छा। and अपना बिजनेस करते हुए 4-5 कंपनीज को कैटर करना एंड ऑल, वो काम था। उसके साथ साथ 3-4 कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, इधर हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते थे साहब, तो 5-6 कंपनी को तो ऑलरेडी वो चूना लगा रहे थे, 6ठी कंपनी हम भी थे। तो अब मार्केट में जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, करेक्ट, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करता है एचआर में, और एचआर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है नेटवर्किंग, जब कैंडिडेट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं किसी बड़ी डेजिग्नेशन। लकली मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाया और पूछा कि ऐसे ऐसे है, इस कैंडिडेट को मैं हायर करना चाहता हूँ, एंड लिटरली सेड कि भैया गलती से भी मत कर लेना। और वहां से मुझे उसका पूरा जर्नी, पूरा बैकग्राउंड क्लियर हुआ, और तुरंत ही हम लोगों ने बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफर लेटर रिवोक कर दिया। तो हम हायरिंग कर चुके थे, ऑफर क्लोज कर चुके थे, पर बाल बच्चे। यस, ज्वाइनिंग कराने से पहले हो। आई थिंक रेफ चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एट अ सीनियर लेवल। तो हर लेवल पे करना चाहिए, बट एट अ सीनियर लेवल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत स्मार्टली कई बार प्ले करते हैं। एक मुझे 2010 के टाइम पे मैं एचआर था एक कंपनी में, वो एक रिटेल कंपनी थी, और उसके दौरान हमने एक स्टोर मैनेजर हायर किया था, और वो इतना स्मार्ट था कि उसने सारे डॉक्यूमेंट मतलब उसने फेक करके रखे हुए थे अपने, कि उसका इंटेंशन ही था कि मैं यहाँ से बदमाशी करके, यानी चोरी करके, स्टोर मैनेजर पे और रेस्टोरेंट मैनेजर पे आपको मालूम है जब इतना कैश और ये सब हैंडल करना होता है, वेरिफिकेशन कराने के बाद भी वो स्मार्टली पे करते हैं। तो वहां पे एक चूक हुई थी, हम लोग आई डोंट नो उस समय वेरिफिकेशन कराते थे
किसी प्रोफेशनल एजेंसी से कि नहीं, या फिर उसने जो डॉक्यूमेंट मंगाए थे वो बाद में पता चला कि उसने जो सर्टिफिकेट उसने मैरिज सर्टिफिकेट पे भी दिया था, वो जो उसका नंबर था वो वहां से हटा के और भी जो डॉक्यूमेंट थे उसने कैसे, फिर उस समय आधार कार्ड था नहीं। आज की डेट में आधार कार्ड एक बड़ा अच्छी अच्छी चीज है कि आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं बहुत इजीली। अब ओटीपी से भी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो वो आया और बंदे ने पूरा गेम करके अपना जो है पैसा धीरे धीरे करके कर रहा था, और लास्ट में इन्वेंट्री और सारी चीजें मैच होती है, कैश और सारी चीजें, उसकी एक दिन पहले वो बंदा गायब, स्टोर पे आके आरएम स्टोर मैनेजर, और जिसके रेफरेंस से आया था वो बंदा भी गायब हो चुका था उस कंपनी में, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये बंदा करा। तो हो सकता है उसकी गलती ना रही हो, बट जब उसने कर दिया तो वो बंदा गायब हो गया। सो अच्छा हुआ आप बाल बाल बच गए उससे। तो सो बिफोर आई गो टू लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपका जो एक चैलेंज के साथ एक चैलेंज हम आजकल और देख रहे हैं कि लोग ऑफर लेके ज्वाइन नहीं करते हैं। सो डू यू हैव एनी स्ट्रेटजी इसके लिए, क्या करना चाहिए, या फिर ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, या कोई तरीका है इसको कम करने का? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट इसका जवाब मेरे पास अभी शायद नहीं है, और आई थिंक मार्केट में भी आप किसी से पूछेंगे तो किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा कंट्रोल कैंडिडेट के पास है। एंड मोस्टली ये उस केस में होता है जहाँ पे कैंडिडेट के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी एक साथ हों, और जैसा कि अभी रिसेंटली आईटी कंपनी का आप देख रहे थे आर्टिकल, तो जब से बेंगलोर और बहुत सारी कंपनीज ने लेड ऑफ किया है आईटी कंपनीज ने, तब से थोड़ा सा मार्केट में कैंडिडेट का यस डाउन हुआ है, और डाउनफॉल आया इनके बार्गेनिंग पावर में। बट आईटी में तो बेसिकली जब ऐप एंड वेब डेवलपर आप हायर करने मार्केट में जाएंगे तो इनके पास ऑलरेडी 2 ऑफर होंगे, उसके बाद 2 कंपनी से ऑलरेडी बार्गेनिंग मोड में होंगे, 2 का इंटरव्यू अटेंड करने वाले होंगे। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन आती है कि कैंडिडेट के पास 4 अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हैं, 2 पाइपलाइन में है, 2 उसके हाथ में है, वहां पे ये चांसेस ऑफ नॉट ज्वाइनिंग बढ़ जाता है, क्योंकि कंपेयर करके ना उसी जगह जाना चाहता है जहां उसको कन्वीनियंट फील होता है कि पैसा भी अच्छा मिल रहा है, काम भी कम करना पड़ेगा, रिलैक्स मोड में रहेंगे। बहुत सारे जब अपॉर्चुनिटीज हाथ में आती हैं, बट मोस्टली 90% जॉब प्रोफाइल में ये चीज नहीं होती। 10% जहाँ पे सप्लाई और डिमांड का वो है, जहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, और वो समय समय के साथ होती रहती। जिन लोग अगर कोई 3 गुने 4 गुने सैलरी पे गया है, तो फिर जब मार्केट डाउन होगा तो फिर वो स्ट्रगल करेगा, उसको और बल्कि ज्यादा सैलरी की बजाय कम सैलरी पे करना पड़ेगा। अभी ऐप वेब डेवलपर आराम से मार्केट में, अब डेवलपर बहुत ज्वाइनिंग रेशियो भी बढ़ गया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन सर आपके लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को जो बिरयानी बाई किलो ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड वर्क कल्चर फ्रॉम बिरयानी बाई किलो एंड फ्रॉम द एचआर टीम ऑफ बिरयानी? तो बिरयानी बाई किलो में जो भी कैंडिडेट अपना करियर बनाना चाहते हैं उनका वेलकम है, तहे दिल से उनका स्वागत है। और एज आई सेड कि 4 साल मैंने इस कंपनी में पूरे कर लिए हैं, 5वां पूरा करने वाला हूँ। तो अपने 4 साल के करियर में जितना ड्रास्टिक चेंज एनवायरनमेंट में, कल्चर में हमारी कंपनी के या हमारे नंबर्स में हम खुद से विटनेस कर पाए, शायद वो जर्नी जो न्यू कमर्स हैं आके हमारे साथ आज जुड़ेंगे, तो आज से 5 साल बाद जब हम 10 साल पूरे कर लिए होंगे इस ब्रांड के, तो जैसे जर्नी मैंने आपसे आज शेयर की, शायद वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आज से 5 साल बाद जर्नी को शेयर कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारा 5 साल का जो जर्नी रहा बिरयानी बाई किलो का, वो पिछले 1 साल में हमने अचीव किया, करके दिखाया। तो एज आई सेड के 5 साल में 50 आउटलेट किए, अनदर 1 ईयर आउट में हम लोगों ने 50 और पूरे कर लिए। 100 आउटलेट पूरे कर लेना 1 साल के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड 2 रिसेंटली ब्रांड एक्वायर किए हैं, और एक प्योर वीगन ब्रांड हम लोगों ने लॉन्च किया है, इसका नाम है द भोजन। अच्छा, तो हमारे अब 4 ब्रांड हो चुके हैं अंडर 1 रूफ 1 किचन। हम 4 ब्रांड का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ये काबिलियत हम लोगों ने अपने सिस्टम में पैदा की है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट किया है, अपग्रेड किया है अपने किचन को, सेटअप को, नया ऑफिस लिया, नई टीम है, नया जोश है,
और जितनी भी मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, एक एमएनसीज में जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सारे बेनिफिट्स हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आए, चाहे वो GTLI हो या ग्रुप मेडिक्लेम की बात हो और GPA की बात हो। राइडर्स के लिए हम लोगों ने GPA तक लिया है, और GTLI आपने देखा होगा बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी में होता है। हमारे यहाँ भी हमने रिसेंटली GTLI को ऐड किया, 1 साल हो गया, जहाँ पे 3 साल 3 टाइम ऑफ योर CTC आपके नॉमिनी को दिया जाता है इन केस ऑफ एनी ट्रेजेडी। एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड हियर इज पेड वेकेशन पॉलिसी, अच्छा, जो शायद हमारे जैसी स्केल इंडस्ट्री में नहीं होगा, हमारे जैसे कंपटीशन में नहीं होगा। पेड वेकेशन में हम एम्प्लॉइज को आने और जाने का टिकट रिम्बर्समेंट देते हैं और पेड लीव देते हैं। तो दैट इज हमने स्लैब बना दिया है, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद इन 200 किलोमीटर्स यू विल बी गिवन 3 days पेड लीव। अगर 500 से ऊपर है तो 7 days का पेड लीव होगा। इस तरह से हम लोगों ने स्लैब डिजाइन कर दिया। ग्रेट। और इन केस ऑफ इमरजेंसी एक वरी सबसे बड़ी ये रहती है कैंडिडेट के माइंड में कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मान लीजिए मेरी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाए, मैं बेंगलोर बैठा हूँ, बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से, कैसे पहुंचूंगा? अब बेंगलोर से उत्तराखंड आने के लिए बाय ट्रेन ब्लू कॉलर्स को एटलीस्ट 15 से 20 घंटे चाहिए। सही बात है। दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली से वो उत्तराखंड पहुंचेगा। हमने उसको क्या पेड वेकेशन में कवर किया कि आप इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ देयर इज एनी ट्रेजेडी इन योर ब्लड रिलेशन यू विल गेट अ फ्लाइट टिकट फ्रॉम द कंपनी। वाह। एंड हम हाउस कीपिंग को भी फ्लाइट टिकट देते हैं। अगर एक ऑफिस बॉय के भी घर में कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, हम उसको भी फ्लाइट टिकट से इमीडिएट मूव करते हैं। वेरी गुड। दिस इज द स्टेप दैट वी हैव टेकन एज ऑफ वेरी गुड इनिशिएटिव सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, इट वाज प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और आपने नॉलेज शेयर किया एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मदद मिलेगी आपकी द्वारा जो आपने जानकारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्लेजर मीटिंग। थैंक यू सो मच।